सिमरन की शादी संजीव नाम के लड़के से हो जाती है। जहां लोगों की सिर्फ एक सास होती है, वहीं सिमरन की चार चार सासें थी। दरअसल बात ये थी कि संजीव की माँ सुमन और उसकी बहन रेखा, उषा और राधा तीन नाम की बहनें थी। तीनों ने ही अपने जीवन में शादी ना करने का फैसला लिया था। वो इसलिए क्योंकि सुमन के पति ने सुमन को धोखा दिया था और वह उसे और संजीव को अकेला छोड़कर संजीव के बचपन में ही चला गया था। उस दिन के बाद से रेखा, उषा और राधा तीनों ने कभी ना शादी करने का फैसला लिया और चारों ने मिलकर संजीव को पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे एक दिन सिमरन खीर बनाती है और पहले खीर को रेखा के पास ले जाती है। रेखा जैसे ही खीर का पहला चम्मच मुंह में डालने वाली होती है कि पीछे से सुमन बोलती है, बहू भूल रही है क्या? तेरी सबसे बड़ी सास कौन है? सबसे पहले खीर खाने का हक मुझे है। माँ जी, ये भी तो मेरी सास ही है और मैंने इनको खिला दिया तो क्या हो गया? पर सबसे बड़ी सास तो मैं तेरी हूँ। जी माँ जी, जैसा आप कहें। रेखा माँ जी, आप बाद में खा लेना खीर, सबसे पहले सुमन माँ जी ही खीर खाएंगी। सिमरन रेखा के हाथ से कटोरी लेकर सुमन के हाथ में दे देती है। सुमन सबसे पहले खीर खाती है, उसके बाद रेखा, उषा, राधा, बाकी सभी लोग भी खीर खाते हैं। बेचारी सिमरन को हर दिन उसकी सास कौन है और कौन नहीं, इसको लेकर बहुत ही कुछ सहना और सुनना पड़ता था, पर बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक साथ चार सास और जिस घर में वो रह रही थी, वहाँ पर ये सारी चीजें होना तो लाजमी था। ऐसी एक दिन सिमरन उदास होकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ पर संजीव आता है और सिमरन से बोलता है, क्या बात है सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? सोच रही हूँ कि मेरी सास कौन है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया, सही से बोलो। और नहीं तो क्या, अगर मेरी सगी सास को कुछ कह दो तो बाकी की सास मुझे सुनाने लगती है और मेरी सगी सास मुझे बोलने लगती है कि मेरी सास वो है और जो भी होगा सबसे पहले मैं उन्हें बताऊं। मैं तो इतना ज्यादा पगला जाती हूँ ना इन सब के बीच कि मेरी सास कौन है, मेरी सास कौन है। अरे सबको सास बनाना जरूरी था क्या? एक ही सास बहुत थी घर में। यार तुम्हारी बात सुन के तो मेरी सांसें बंद होने वाली थी। कितनी तकलीफ होती है तुम्हें यहाँ पर। तुम्हारा तो सिर्फ सुन के ये हाल है, मुझे तो सारा दिन अपनी इन सासों के बीच अपना दिन गुजारना पड़ता है। मेरा सोचो ना कितना बुरा हाल होता है। सिमरन संजीव से सब कुछ बोल ही रही होती है कि वहाँ पर उषा आ जाती है और बोलती है, सिमरन बहू इधर आओ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे मैं बुला रही हूँ ना, तो मेरे पास आओ। जी माँ जी, मुझे पता है आप मेरी सास हैं और आप भी मुझे बुला रही हैं। बताइए क्या हुआ? मुझे कोई काम नहीं है तुझसे। तेरी सगी सास नीचे बुला रही है, जा नीचे चली जा। सिमरन जल्दी से नीचे जाती है जहाँ रेखा, सुमन और राधा तीनों साथ में बैठी हुई थी। माँ जी, आपने मुझे बुलाया है? किसे बोल रही हो तुम बहू? अपनी सास से बोल रही हूँ। और किससे बोल रही हूँ? कौन है तुम्हारी सास? आप चारों ही मेरी सास हैं। तो फिर नाम लेकर बोलना बहू, हमें भी तो कंफ्यूजन हो जाती ना कि तू कौन सी वाली सास को बुला रही है। अरे अभी अभी उषा माँ जी मेरे कमरे में आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि सुमन माँ जी ने मुझे बुलाया है। सुमन माँ जी बताइए क्या काम है? जाओ जाकर हम सबके लिए चाय बना दो, हमारा चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। मेरे लिए अदरक वाली चाय बना देना, और मेरे लिए अदरक के साथ साथ इलायची वाली भी। मेरी वाली चाय में थोड़ा सा नमक डाल देना। और हाँ, मेरी चाय में लौंग तो जरूर डाल देना। मुझे बिना लौंग की चाय और अदरक की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती है। किसी की कोई और फरमाइश बाकी रह गई है तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं वो भी पूरी कर दूंगी। जितना कहा है उतना करो। तुम्हारी असली सास मैं हूँ, जैसा मैंने कहा है ना बिल्कुल वैसा ही करो। तो दीदी हम भी उसके सास ही हैं, तो जैसा हम कहेंगे ना वो वैसा ही करेगी। ऐसे ही चाय को लेकर चारों बहनों में बहस हो जाती है। बेचारी सिमरन अपनी चारों सास की तरफ देखती रह जाती है और बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है और चारों की पसंद की चाय बनाकर लेकर आती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे तैसे करके सिमरन अपनी चारों सास और उनके साथ अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन चारों ही सिमरन को अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से चलने से कहती है। बेचारी सिमरन अगर एक की बात मानती तो बाकी तीनों ने उसे सुना दिया होता, और अगर किसी एक की बात ना मानती तो चारों मिलकर उसे सुना देती। बेचारी सिमरन अब बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। और ऐसे एक दिन राधा सिमरन के पास एक साड़ी लेकर आती है और बोलती है, सिमरन इस साड़ी को प्रेस कर दो, मुझे शादी में जाना है। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ, आप रख दीजिए साड़ी।
सिमरन इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुमन, उषा और रेखा तीनों अपने अपने साथ कुछ कपड़े लेकर सिमरन के पास आते हैं और उससे बोलते हैं। बहू, मेरे भी ये कपड़े प्रेस कर दो। सबसे पहले मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। इन तीनों के कपड़े प्रेस बाद में होंगे बहू। सबसे पहले मेरे कपड़े प्रेस करेगी, क्योंकि तेरी असली सास मैं हूँ। मैं आप सभी के कपड़े प्रेस कर दूंगी, एक एक करके। आप सभी यहाँ पर कपड़े रख कर चले जाइए। तुझे पता है ना तेरी सास कौन है बहू? जी माँ जी, बहुत अच्छे से पता है, आप चारों ही मेरी सास हैं। पर तेरी सगी सास तो मैं ही हूँ ना, संजीव की माँ हूँ मैं। ये सारी की सारी उसकी मौसी है, इसलिए जो मैं कहती हूँ ना, सबसे पहले तुझे वही करना पड़ेगा, समझी तू? मैं आप सभी का काम कर दूंगी। भगवान के लिए आप आपस में बहस मत करिए। बहू, तेरी सास कौन है और कौन नहीं, ये तो अच्छे से जानती है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तू हम चारों के कपड़े लेके जा और एक ही साथ प्रेस करके दे दे। राधा माँ जी, मेरे 2 ही हाथ हैं, मैं एक साथ 4 लोगों के कपड़े एक बार में प्रेस तो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप लोगों को इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। मैं इंतजार नहीं करूँगी, अपनी सास से कह दे वो इंतजार कर ले। सास तुम भी हो इसकी, तुम भी इसका इंतजार कर सकती हो। हे भगवान, मेरी सास कौन है कौन नहीं, एक दिन मैं ये ही बात भूल जाऊंगी। आप चारों यहाँ से चली जाइए, मैं आप चारों के कपड़े प्रेस करके आप लोगों को दे दूंगी। सिमरन की गुस्से वाली आवाज सुनकर चारों सास वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सिमरन फटाफट से अपनी चारों सास के कपड़े प्रेस करके उन्हें उनके कमरे में जाकर दे देती है। सिमरन शाम को अच्छे से तैयार होकर संजीव के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी चारों सास उसके पास आती है और उसको सजा धजा हुआ देखकर बोलती है। कहाँ जा रही हो इतना सज धज के बहू? वो मैं संजीव जी के साथ बाहर डिनर के लिए जा रही हूँ। तूने अपनी सास से पूछा कि तुझे जाना है कि नहीं जाना? माँ जी, संजीव मेरे पति हैं, उनके साथ जाने के लिए पूछने की क्या जरूरत है मुझे, और आप लोगों के लिए खाना मैंने पहले ही बना कर रख दिया है। अगर अपनी बड़ी सास से नहीं पूछा तूने, तो अपनी छोटी सास से पूछ लेती कि जाना है या नहीं जाना। लेकिन बहू, तू तो खुद ही घर की सास बनी घूम रही है, अपने आप ही फैसला कर लिया जाने का और हमसे पूछा भी नहीं। अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई है बहू, अपनी चारों सास के ऊपर जाकर तू खुद अकेले फैसला ले ले। लेकिन तेरा मुझसे पूछना तो बनता ही बनता है। तुझे जाना है कि नहीं जाना, ये तू मुझसे पूछ। माना कि मैंने आप सबसे पूछा नहीं, लेकिन मैं किसी बेगाने के साथ तो नहीं जा रही ना, अपने पति के साथ जा रही हूँ और घर का सारा काम भी करके जा रही हूँ। फिर दिक्कत किस बात की है? सास हूँ मैं तेरी बहू, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से पता है कि मेरी सास कौन है कौन नहीं, बात बात पर मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इतनी तेज आवाज में बात करना बहू को शोभा नहीं देता है। सिमरन बहू, आवाज नीचे करके बात किया करो। मैं अपनी असली सास से बात कर रही हूँ ना, फिर आप बीच में दखल अंदाजी क्यों कर रही हैं? आप तो मेरी सास नहीं है ना। मैं भी तेरी सास बराबर ही हूँ। सास बराबर है पर सास तो नहीं है ना। सुमन माँ जी, मैं अपने पति के साथ बाहर डिनर पर जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वहाँ जाने की परमिशन दे रही हैं? अब पूछने का क्या ही फायदा बहू, जब तू खुद ही मेरी सास बनी फिर रही है और खुद से ही फैसले भी कर रही है। तो आप सीधा साफ मुझे जाने से मना कर रही है ना। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, और आज के बाद आप चारों कान खोलकर सुन लीजिए कि मेरी सास सुमन माँ जी है, और उनके अलावा आप तीनों सिर्फ मेरी सास बराबर हैं, लेकिन मेरी सास नहीं है। अब से मुझसे कोई ये सवाल नहीं करेगा कि मेरी सास कौन है कौन नहीं। कुछ देर बाद संजीव घर पर आता है और सिमरन को आवाज देकर बुलाने लगता है, पर सिमरन उसे कमरे में आने के लिए बोलती है। जब संजीव देखता है कि सिमरन शीशों के आगे बैठकर अपना मेकअप रिमूव कर रही है और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ये सब देखकर संजीव बोलता है। सिमरन, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तैयार होने के लिए कहा था ना तुम्हें, तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? क्योंकि मैंने अपनी सास को बताया नहीं था ना कि मैं अपने पति के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तो मेरी एक नहीं बल्कि 4 सास हैं, तो चारों की चारों मुझ पर भड़क पड़ी। मैं कुछ समझा नहीं, सही से बोलो, क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? संजीव की बात सुनकर सिमरन सारी बात संजीव को बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। संजीव सिमरन से बोलता है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हो रहा है। तुम्हें मेरे कारण क्या क्या सुनना पड़ता है, पर मैं क्या करूं? एक मेरी माँ है, बाकी मेरी मौसी, और तो और उन चारों में से मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। अगर माँ को कहा तो बाकी की सुनाएंगी मुझे और मुझसे बात करना बंद कर देंगी, और अगर किसी और को कहा तो माँ मुझे डांटेंगी कि यही संस्कार दिए तुझे। मैं क्या करूँ यार, मैं खुद मजबूर हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता।
इस बहस के बाद से तो पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। अब घर में चारों सासों के होते हुए भी सिमरन केवल सुमन की ही बातें सबसे ऊपर रखा करती और पहले की तरह अपनी बाकी तीनों सासों की बातों को नहीं मानती, जिस वजह से उषा, रेखा और राधा को सिमरन पर गुस्सा भी आता और तीनों से बात बात पर सुनाती। ऐसे एक दिन जब सिमरन खाना बना रही थी, सिमरन बहू, खाने में क्या बना रही हो? मेरी सास ने कहा है आज खाने में दाल चावल बनेंगे तो वही बना रही हूँ। दाल चावल नहीं बनेंगे घर में, कढ़ी चावल बनेंगे। मुझे कढ़ी चावल ही खाने हैं। और मुझे तो पुलाव खाना है, तो घर में पुलाव बनेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आप तीनों की पसंद का खाना नहीं बना सकती, क्योंकि खाना मैं वही बनाऊंगी जो मेरी सास ने मुझे कहा है। तो हम तीनों कौन हैं? भूल मत बहू, हम तीनों तेरी सास हैं। और नहीं तो क्या। माना कि सुमन तेरी असली सास है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू हमारी इज्जत नहीं करेगी। हमारी बात पे तो तूने जैसे गौर करना ही बंद कर दिया है। अपनी मर्यादा भूल गई है क्या बहू? मैं तो कुछ नहीं भूली, लेकिन लगता है कि आप तीनों भूल रही हैं। आप तीनों ही बार बार मुझसे कहती थी ना कि मेरी सास कौन है, मेरी सास कौन है। तो अब मुझे अच्छे से पता चल गया कि मेरी सास सुमन माँ जी हैं, जो आप तीनों की सबसे बड़ी बहन है और संजीव की सगी माँ है। इसलिए मैं सिर्फ उनकी बात मानूंगी। सिमरन की उषा, रेखा और राधा के साथ बहस ही हो रही थी कि वहाँ पर संजीव और सुमन भी आते हैं और संजीव बोलता है, सही कह रही है वो हमेशा आप लोगों को इज्जत देती है, माँ समझती है। आप चारों को ही अपनी सास मानती है, आपकी हर फरमाइश को पूरा करती है। आप लोग जो बोलती हो वो करती है, फिर भी आप लोग उसे सुनाते हो। उसकी हर अच्छाई को अनदेखा करके उसकी एक छोटी छोटी कमियों को पकड़ के बैठ जाते हो। अगर आप लोग ले वो कुछ करे तो भी वो गलत, और ना करे तो भी गलत। तो करना ही क्यों है? वो सास मानती है आप लोग को, लेकिन आप लोग माँ नहीं बन पाई। वो हमेशा अपनी इच्छाओं को मार के आपके हिसाब से चलती है, फिर भी आप लोग जब देखो तब उसके पीछे पड़ जाते हो। आप लोगों को तो बस यही दिखता है, बहू है, बहू से काम करवाओ, मजदूर है जैसे कि वो। आप लोगों के मन में जो आता था वो कहकर चली जाती थी। क्या कभी आपने सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतती थी? मैं तो अपनी चारों सास को एक बराबर मानती हूँ, लेकिन फिर भी उनका एक ही सवाल है कि मेरी सास कौन है। सारी बातें सुनने के बाद सुमन, रेखा, राधा और उषा को अपनी गलती का एहसास होता है। चारों ही सिमरन से माफी मांगते हैं और भाई बस इस दिन के बाद से ही सिमरन को उसके चारों सास ने बराबर से प्यार करना शुरू कर दिया और किसी भी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती या फिर अतरंगी सवाल सिमरन से कभी नहीं किया। बचपन में ही अपनी माँ का देहांत हो जाने के बाद अंजू के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी नई माँ के कहने पर उसके पापा योगेश उसे अपनी माँ रामरती के पास छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। अंजू की दुनिया उसकी दादी में बसी थी। बीतते समय के साथ अंजू की दादी उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है। अब अंजू 18 साल की हो जाती है। एक सुबह जब वो घास का गट्ठर लिए घर आती है तो उसे बढ़िया खाने की खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू। लगता है दादी ने कुछ खास बनाया है। दादी, दादी। आ गई शैतान। ये बता, घास लाने गई थी या उगाने, जो इतनी देर लग गई तुझे? दादी मैं क्या करती, कंचन और गुंजन मुझे जबरदस्ती रामू काका के बाग से अमरूद तोड़ने के लिए ले गई, तो बस उसी चक्कर में देरी हो गई। वैसे ये क्या बनाया है आपने दादी? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बड़ी तेज है ना तेरी नाक, तो खुद ही बता मुझसे क्या पूछ रही है? खुशबू से तो लग रहा है आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बनाई है। सीक्रेट रेसिपी? क्या कह रही है? ओहो दादी, थोड़ी भी अंग्रेजी की समझ नहीं है आपको? अंग्रेजी की नानी, मैंने कढ़ी और जीरा चावल बनाए हैं। मुंह हाथ धो ले, मैं अभी गर्मा गर्म लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रामरती दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही अंजू के मुंह में पानी आ जाता है और वो गर्म गर्म कढ़ी चावल ही खाने लगती है। तो उसकी दादी उसे पानी देती है। अरे अरे, आराम से बिटिया, खाना गर्म है, मुंह जल जाएगा। दादी मुंह तो नहीं जला, लेकिन स्वाद आ गया। आहा, क्या स्वादिष्ट कढ़ी बनी है। आप चावल छोड़कर मैं ये कढ़ी ही पीऊंगी। बस कर, जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तू हमेशा यही कहती है, अब धीरे धीरे खा,
तेरा खाना कोई और नहीं खाएगा। सच में दादी, आखिर आप इतनी स्वादिष्ट कढ़ी इतनी जल्दी कैसे बना लेती हो? मुझे भी इसकी रेसिपी मतलब विधि बताओ ना। हाँ बताऊंगी। जब तू शहर जाएगी ना अपने पापा के साथ रहने, तब जरूर बताऊंगी। अपनी दादी की ये बात सुनकर अंजू का खिलखिलाता चेहरा उदास पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे अचानक दुखी देखकर रामरती प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू अचानक से रोने क्यों लगी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। माँ के जाते ही पापा मुझे छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अरे रे, ऐसा नहीं कहते बिटिया। भले ही तुझे मैंने पाला हो, लेकिन तेरे पापा को हमेशा तेरी फिक्र रहती है। समय समय वो फोन करके तेरा हाल चाल लेता रहता है। हाँ, लेकिन कभी मुझसे मिलने गाँव आने का भी नहीं सोचा। बिटिया, माँ बाप जो भी करते हैं ना, बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। चल अब तू रोना बंद कर, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हो। फालतू में रोने के चक्कर में मैं इतने स्वादिष्ट खाने को भूल ही गई। अंजू की दादी उसके आंसू पोंछती है। गांव में अंजू अपनी दादी के साथ खुश थी, तो वहीं उसका पिता योगेश भी अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ शहर में चैन की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतता है और बढ़ती उम्र के साथ अब रामरती की तबीयत खराब रहने लगती है। अंजू उसकी बहुत सेवा और देखभाल तो करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी दादी का स्वर्गवास हो जाता है और अंजू के पिता योगेश उसे अपने साथ शहर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ अंजू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, अगर आप कहें तो आज मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं। खबरदार जो रसोई के सामान को हाथ भी लगाया तो। गांव से आई है, वहाँ का कच्चा पक्का खाना मेरी रसोई में बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ, दादी ने मुझे खाना बनाना अच्छे से सिखाया है। आप चिंता मत करो। एक बार मेरे हाथ का बना खाना खा लोगी ना, तो अपने हाथ का खाना भी पसंद नहीं आएगा आपको। क्या बोला तूने? अपने आप को क्या बड़ा रसोइया समझ रखा है जो ये सब बकवास कर रही है? एक तो बोझ बनकर हमारे सर पर बैठ गई है, ऊपर से अपनी तारीफें कर रही है। निकल यहाँ से, वरना गरम करछी से हाथ जला दूंगी। अंजू की सौतेली माँ उसे धक्के मारकर रसोई से बाहर निकाल देती है। अंजू रोते हुए अपने कमरे में जाती है। शाम को योगेश उसके लिए मिठाई लेकर आता है और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगता है। तभी रजनी आकर मिठाई का डब्बा छीन लेती है। अच्छा, तो दोनों बाप बेटी अकेले अकेले मिठाई ठूस रहे हैं। तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा एक बेटा और पत्नी भी है। रजनी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस अंजू के लिए मिठाई लेकर आया था। देखो जी, ज्यादा लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है इस लड़की पर, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। हाँ दादी, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं है। अंजू अपनों के बीच रहते हुए भी पराया महसूस करती। उसकी सौतेली माँ उसे घर की नौकरानी समझती, पड़ोसियों के सामने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती। योगेश से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो एक अच्छे घर के लड़के को देखकर उसका रिश्ता तय कर देता है। लेकिन ये बात उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल भी रास नहीं आती। भला मैं क्यों इसकी शादी में खर्च करूं? मुझे इससे कहीं तो ठिकाने लगाना होगा ताकि इसका बोझ इस घर से हटे, जिसके बाद मैं सुकून से रहूं। लगता है अब मैं घर कभी नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन फिर मैं कैसे अकेले जीऊंगी? अरे सुमन, जल्दी कड़ी बनाकर रख लो। ग्राहक खाने के लिए आएंगे तो हम कहाँ से देंगे? अरे, कढ़ी बनाना कोई हलवे बनाने जितना आसान है क्या? आज कढ़ी नहीं बन पाएगी। एक तो कुछ देर पहले ही दही लेकर आए हो तुम, फिर समय तो लगेगा ही ना। आप कहें तो कढ़ी बनाने में मैं आपकी मदद कर दूं, बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना।
मैं जल्दी ही कढ़ी बनाकर तैयार कर दूंगी। ढाबे वाला और उसकी पत्नी अंजू को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं तो ढाबे वाला अंजू की बात मान जाता है। अंजू रसोई में जाकर अपनी दादी की सिखाई हुई विधि से कुछ ही देर में एक पतीला कढ़ी बनाकर तैयार कर देती है, जिसकी खुशबू से पूरा ढाबा महक उठता है और सुमन ग्राहकों को कढ़ी चावल देती है। वाह जी वाह, कमाल की दिता, ऐनी बढ़िया और स्वादिष्ट करी तो कभी खाई नहीं मैंने। ओ परजाई जी, एक कटोरी और ला दो। जी अभी लेकर आती हूँ। अजी, इस लड़की की बनाई कढ़ी ने तो जादू कर दिया ग्राहकों पर। सभी 2-2 प्लेट कढ़ी चावल मांग रहे हैं। सही कह रही हो भाग्यवान। फिलहाल तुम लोगों पर ध्यान दो, मैं उसे खाना दे देता हूँ, वो भी बहुत भूखी है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अंजू वहाँ से जाने लगती है तो दोनों पति पत्नी उसे अपने ढाबे पर काम करने के लिए कहते हैं। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाकर तो तुमने तो आज हमारी अच्छी कमाई करवा दी। सच में आपको पता है, ये कढ़ी मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था, लेकिन उनके जाने के बाद से मेरी जिंदगी से जैसे खुशियाँ ही चली गईं। अंजू उन्हें अपने बारे में बताती है तो उसकी कहानी सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो उसे अपने ढाबे पर काम पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ अंजू के अचानक गायब होने पर रजनी योगेश को अंजू की शादी न करने के चलते भाग जाने की झूठी बात कह देती है और उसे अपनी कसम देकर अंजू को ढूंढने से मना करती है। समय बीतता है और अंजू अपनी दादी की सीक्रेट रेसिपी से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर ढाबे से कमाई करके एक घर किराए पर लेती है। कुछ समय बाद योगेश और रजनी रास्ते से जाते हुए उसी ढाबे पर जाते हैं जहां अंजू काम किया करती। अंजू, मेरी बेटी, तू यहाँ कैसे? रजनी, तुमने तो कहा था कि अंजू भाग गई। वो जी, पापा सच तो ये है कि माँ मुझे बाजार में भटकने के लिए छोड़ गई थी और अनजाने में मैं यहाँ ढाबे में आ पहुँची और यहीं काम करने लगी हूँ। लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं छोड़ती तो शायद मैं खुद ही परेशान होकर घर से भाग जाती। बेटी, तू ये क्या कह रही है? चल घर चल अपने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इस दुनिया में बस मेरी दादी ही मेरी अपनी थी और अब उनके बाद उनकी सीक्रेट रेसिपी बनाकर मैं इस दुनिया में अपना गुजारा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। इतना सब हो जाने के बाद अंजू ने खुद को समझा लिया था और वो अकेले रहना सीख गई थी, जिसके बाद उसके पिता निराश होकर लौट जाते हैं और अंजू उसी ढाबे पर काम करती है। सूरज भान अपने होने वाले समधी सुनील और समधन उर्मिला से बात करते हुए कहता है, देखिए भाई साहब, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और किसी चीज की कमी नहीं है। और अब तो आपके परिवार से हमारा रिश्ता भी जुड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, जो वो अब इतने बड़े और नामी परिवार की बहू बनने जा रही है। आज रिश्ता तय हो गया है, अब जल्दी से पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। बिल्कुल सही कहा पूनम के पिताजी ने। अब जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी करवा देते हैं। रिश्ता तय हुआ है तो शादी भी हो ही जाएगी। वैसे हमें किसी चीज का मोह नहीं है। आप जो भी अपनी बेटी को दोगे हमें खुशी खुशी स्वीकार है। बाकी आप समझदार हो। ये कोई कहने वाली बात नहीं है भाई साहब, मेरी जितनी हैसियत है मैं उससे कई गुना ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। आपको और बारात में आए हर बाराती को निराश नहीं होने दूंगा। आपने इतना बोल दिया, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इतना कहकर सूरज भान वहाँ से चला जाता है। सूरज भान के जाते ही वहाँ सुनील की बेटी पूनम आती है और पूनम अपनी माता पिता से कहती है, पिताजी, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आगे भी चुप रह जाऊंगी। शादी मेरी है तो मेरी शादी में सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। बात क्या करना है तुझे अपनी शादी में? अरे भाई, हमारी इकलौती बेटी की शादी है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तू जो कुछ बोलेगी वही होगा। पिताजी, आजकल ना फोन में बहुत रील आती है कि दुल्हन मारुति कार में आ रही है, कमल के फूलों से गाड़ी सजी है। और लेकिन ना मुझे ऐसे नहीं करना। मैं जाट की बेटी हूँ तो मैं अपनी जाटने वाली अंदाज में आना चाहती हूँ, नाजुक सी कली बनकर नहीं, जिसे अगले ही दिन सब भूल जाए।
तेरी बातें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। जो बोलना है ना थोड़ा साफ साफ बोल कि हमें कुछ समझ भी आए, वरना तो तू बोलकर अपनी बात खत्म कर देगी और हम दोनों यूं ही समझते रह जाएंगे। माँ, मुझे अपने ससुराल में ना बोलेरो में जाना है, ताकि मेरे ससुराल वाले भी देखें और कहें कि क्या बहू आई है, जिसने आते के साथ ही ऐसा तहलका मचाया कि सब लोग हैरान हो गए। बेटा इतनी भी मत कर कि हम जो अपने घर का तहलका दूसरे के घर में विदा करने की सोच रहे हैं वो घूम फिर कर वापस हमारे ही घर आ जाए। अब और नहीं झेला जाएगा ये तहलका। क्या पिताजी, आप भी मुझे ऐसे बोल रहे हो? देख लेना, जब ये तहलका अपने ससुराल जाएगी ना तो वहाँ रौनक कर देगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी ना तो यहाँ सुना हो जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है हमारी बच्ची। इसके यहाँ रहने से तो पूरे घर में रौनक है। अच्छा, अभी बस रिश्ता हुआ है और तुम दोनों माँ बेटी इतना रोना धोना शुरू कर रही हो। और पूनम, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूँगा जो तू चाहती है। पूनम का रिश्ता तय हो गया था, इसलिए घर में सभी लोग खुश थे। वहाँ सूरजभान का बेटा अमित उससे कहता है, पापा, आपने लड़की वालों से सारी बात कर तो ली? उन्हें हमारी शर्त मंजूर तो है ना? अरे मंजूर क्यों नहीं होगी? अरे इतना अच्छा रिश्ता कौन जाने देगा अपने हाथों से। इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा वो लोग मान गए। लेकिन अमित बेटा, अब भी मुझे उन लोगों से कुछ लेना ठीक नहीं लग रहा। पापा सब ठीक है। अरे वो जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे, वो इस्तेमाल करेगी। अरे हमारा क्या है, हमें ये थोड़ी करना है कुछ। और वैसे आपने उन्हें कह तो दिया कि हमें 4 चक्के वाली गाड़ी बोलेरो चाहिए। हाँ, 4 चक्का तो कह दिया है, लेकिन बोलेरो का नाम नहीं कहा। कोई सी भी दे दे, क्या हो जाएगा? पापा बहुत कुछ हो जाएगा। आप उन्हें ना फोन करके बोल दो कि बोलेरो ही डिमांड की है हमने, वही चाहिए हमको। हम लड़के वाले हैं, हमारी थोड़ी बहुत तो बात मानेंगे ही, और उनका फर्ज भी बनता है। और हमें तो इच्छा रखनी चाहिए ना उनके सामने। हाँ, तो तेरे कहने पे बोल तो दिया, अब उन्हें जो ठीक लगे वो देंगे। ऐसे थोड़ी होता है पापा। उन्हें तो साइकिल अगर ठीक लगी तो वो दे देंगे। फिर तो आप बोलोगे कि साइकिल क्यों दी, बोलेरो क्यों नहीं दी। इसलिए कह रहा हूँ पहले बोल दो। लेकिन कुछ नहीं, आप जाओ और उन्हें बोल के आओ हमें बोलेरो चाहिए। अमित के कहने पर सूरजभान उन लोगों से बोलेरो की डिमांड करने लगते हैं, जिसके बाद सुनील भी मान जाता है उन्हें बोलेरो देने के लिए। ये सुनकर पूनम काफी खुश होती है। वही हुआ जो मैं चाहती थी। अब तो मेरी बारात बोलेरो में ही जाएगी। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आप बोलेरो ले लो मेरी बारात के लिए। पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ तू भी बार बार बोलेरो ही लेने की बातें कर रही है और वहाँ वो लोग भी यही बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जो सबको सही लगेगा वही होगा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ ही जाता है और अमित पूनम की धूमधाम से शादी हो जाती है। जब विदाई का समय आता है तो पूनम सबसे कहती है, मैं तो जाऊंगी बोलेरो में। हाँ बहू, तू और अमित दोनों ही जाएंगे? नहीं ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी विदाई बोलेरो में हो और जिसमें मैं अकेले आऊँ और आप सब दूसरी गाड़ी से आना। पापा ये थोड़ी हो सकता है, अब हम पति पत्नी हैं तो हमको साथ ही जाना चाहिए। हाँ ससुर जी, अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शादी तो एक बार होती है ना। और वैसे भी अब हम दोनों को हर जगह तो एक साथ जाना है, इसीलिए क्या मैं अपने ससुराल में बोलेरो में नहीं आ सकती? बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे उसकी भी तो इच्छा सुननी चाहिए। बहू, हमें कोई ऐतराज नहीं है, तू बोलेरो से जाए या कैसे भी जाए, बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा और लोग भी देखेंगे कि सूरजभान की नई बहू बोलेरो से आई है। लोग भी तारीफ करेंगे हमारी। चल बहू, तू भी चल। सब लोग पूनम की बात मान लेते हैं और पूनम की विदाई बोलेरो में ही होती है। और जब पूनम अपने ससुराल बोलेरो में आती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी बातें करते हैं। ये सब देखकर पूनम अमित से कहती है, देखा अमित, मैंने कहा था ना, नई बहू तो बोलेरो में आएगी और लोग भी देखते रह जाएंगे। हाँ भाई, मान गए। आखिर वही हुआ जो तुमने कहा था। तुम जीती, मैं हारा। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिले हो? हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और पूनम के पिता और आप दोनों प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे, तो हमें तो प्रेम विवाह करना था, तो आपकी मर्जी भी चाहिए थी। आपके आशीर्वाद के बिना कहाँ कुछ हो सकता था।
इसलिए हमने ये सब किया। और शादी से पहले मुझे अमित ने कहा था कि मैं अपने ससुराल में अकेली नहीं आ सकती, और उसी बातों के बीच में हम दोनों में ये शर्त लग गई थी कि मैं बोलेरो से आऊंगी ससुराल में। पापा, सब आपकी मर्जी से हुआ है। अब आप गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि पागल बनाया हमने आपको, लेकिन कुछ किया नहीं ऐसा वैसा। पूनम को भी आपने पसंद किया है खुद से, और पूनम भी यहाँ बुलेरो से आने वाली थी ताकि इज्जत बढ़े हमारी, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये बात है। वही तो मैं सोच रहा था कि तुम दोनों बुलेरो लाने के लिए क्यों कह रहे हो। मुझे लगा ही था कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन अब समझ में आया। ससुर जी, अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम दोनों आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ही ये सब किया। और अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत होते तो आप लोग खुद ही हमारा रिश्ता तय नहीं करते। और इसलिए हम दोनों ने शादी के बाद यहाँ आकर आपको सारा सच बता दिया, और आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे हम, क्योंकि छोटा ही सही, झूठ तो झूठ होता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने मुझसे झूठ कहा है, जिसपे मुझे गुस्सा तक नहीं आया। शायद मेरी ही गलती थी, शायद हमारी ही गलती थी। हम बच्चों के बड़े होने पे बंदिशें लगा देते हैं, उन्हें जीने नहीं देते, जिसके कारण उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों ने मुझे सच बताने की हिम्मत रखी। इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। और वैसे भी बुलेरो से आई है हमारी बहू, पूरे गांव वालों के आगे हमारा नाक ऊंचा हुआ है। बुलेरो में आई बहू से सूरजभान काफी खुश हो जाता है और बाद में भी हर कोई उसकी तारीफ ही करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।